हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्य एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, लाइफ प्रोसेस का। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेस्पिरेशन देखा था, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन और प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन को हम लोगों ने देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमें पढ़ना है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट्स हमारा होगा एनाटॉमी। एनाटॉमी कहने का मतलब कि रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हम लोग पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ लेंगे। फिजियोलॉजी कहने का मतलब कि जो भी प्रोसेसेस इंक्लूड हैं रेस्पिरेशन के अंदर, उन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि अगर हम बात करें मैकेनिज़्म की बात करें या प्रोसेस की बात करें रेस्पिरेशन की, तो उसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, 2 चीज़ देखना है। एक तो मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग देखना है, ठीक है, या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देखना है, एंड सेकेंडली ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ओके, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, इट मीन्स हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी गैसेस हमारे केस में, ह्यूमन के केस में और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के केस में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो हम लोग जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, उस ऑक्सीजन, वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तक पहुंचता है और फिर उस रेस्पिरेटरी ऑर्गन से वो चला जाता है कहाँ पर? तो हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है और फिर ब्लड से वो रेस्पिरेटरी गैस यानी ऑक्सीजन जो है वो हमारे टिश्यू तक पहुँच जाता है। फिर हमारे टिश्यू में रेस्पिरेशन प्रोसेस का जो केमिकल प्रोसेस है वो शुरू होता है, तो उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, लेकिन उसी दौरान एक हार्मफुल गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ हो जाता है। तो फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करना है, हमें एक्सहेल करना है, हमारे बॉडी से बाहर निकालना है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगा, वो वापस हमारे ब्लड में आ जाएगा और ब्लड के थ्रू वो कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यानी लंग्स में पहुँच जाएगा और फिर हमारे लंग्स से वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस। एक्सचेंज होने का मतलब कि ब्लड और टिश्यू के बीच में किस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, अदला बदली हो रहा है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और ब्लड के बीच में किस तरह से गैस का ट्रांसपोर्ट यानी कि एक्सचेंज हो रहा है। पहले तो एक्सचेंज होना यानी कि अदला बदली होना, कार्बन डाइऑक्साइड जाना, ऑक्सीजन आना, ऑक्सीजन आना, कार्बन डाइऑक्साइड जाना, वो एक्सचेंज हुआ। और ट्रांसपोर्ट क्या हुआ कि ब्लड के थ्रू उस रेस्पिरेटरी गैस को क्या करना कि अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचा देना, ताकि वहां पर जो केमिकल ब्रेकडाउन है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, वो पूरा हो सके। ठीक है, एनाटॉमी में हम लोग डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो कि ह्यूमन जो है एक हायर एनिमल है, ठीक है, बहुत ही डेवलप्ड एनिमल है, इसीलिए ह्यूमन के केस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होंगे वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे। ठीक है, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है उसका काम क्या है? उसका काम है कि ऑक्सीजन का क्या कराना या रेस्पिरेटरी गैसेस का क्या कराना, एक्सचेंज कराना। क्लियर है? तो अगर रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज कराना है तो उसके लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के कुछ फीचर्स हैं जो उनके पास होने चाहिए। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के कुछ गुण होने चाहिए उसके पास, ताकि वो इस काम को आसानी से कर सके। तो इन केस ऑफ ह्यूमन वी आर डेवलप्ड एनिमल्स, सो आवर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर आल्सो वेरी डेवलप्ड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन एक हाईली डेवलप्ड एनिमल है, तो ह्यूमन के केस में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। ठीक है, और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है वो इसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के सरफेस से होना है, जिसे हम लोग रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। और रेस्पिरेटरी सरफेस की कुछ खास फीचर्स होनी चाहिए ताकि इफ़िशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके, इजीली जो है रेस्पिरेटरी गैसेस वो एक्सचेंज हो सके उस रेस्पिरेटरी सरफेस से। सो इस केस ऑफ ह्यूमन, सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। तो गैसेस का जो एक्सचेंज होना होता है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के सरफेस से होना होता है, जिसे हम लोग रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। ठीक है, फॉर इफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस रेस्पिरेटरी सरफेस शुड हैव फॉलोइंग फीचर्स। और ताकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होना है, ठीक है, वो इजीली हो सके, बहुत ही आसानी से हो सके, इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसके पास ये फॉलोइंग फीचर्स होने चाहिए। कौन कौन से ये फीचर्स हैं? इट शुड बी थिन, मॉइस्ट एंड हैव हायर सरफेस एरिया। ठीक है,
जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसको थीन होना चाहिए, पतला होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। मॉइस्ट कहने का मतलब उसके अंदर नमी होनी चाहिए। एंड हैव हायर सरफेस एरिया, और जो सरफेस एरिया है वो क्या हो सके, वो बड़े हो, ताकि इफिशियंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। इट शुड बी परमिएबल फॉर रेस्पिरेटरी गैसेस, जो रेस्पिरेटरी गैसेस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, ठीक है, वो उसके लिए परमिएबल हो। जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो उसके लिए परमिएबल हो, कहने का मतलब वो इजीली जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने थ्रू पास करने दे, ठीक है, अपने थ्रू एक्सचेंज होने दे। ओके, नाउ इट शुड बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सपोज टू एयर। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है या जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली जो है एयर के कांटेक्ट में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीजन लेना होता है या कार्बन डाइऑक्साइड लेना होता है वो कहाँ से लेना होता है, एयर से लेना होता है, ठीक है। उसे क्या होना चाहिए, वो या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली एयर के एक्सपोज में होना ही चाहिए। नॉट डिवाइड ऑफ एक्सोस्केलेटन, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है या जो सरफेस है उसके अंदर या उसके ऊपर से कोई एक्सोस्केलेटन नहीं होना चाहिए। व्हाट इज एक्सोस्केलेटन, ठीक है। एक्सोस्केलेटन क्या है, तो एक्सोस्केलेटन जो है ये हमारे कंकाल तंत्र का ही भाग है, ठीक है। एक होता है इंडोस्केलेटन और दूसरा होता है एक्सोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन वो होता है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, एक्सोस्केलेटन वो होते हैं जो हमारे बॉडी के बाहर होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा जो नेल है, हमारा हेयर है, इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एक्सोस्केलेटन के रूप में, ठीक है। तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन या सरफेस है वहाँ पर कोई भी एक्सोस्केलेटन नहीं होना चाहिए। सो इन केस ऑफ ह्यूमन वी हैव हाईली डेवलप्ड ऑर्गन्स, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा विकसित अंग हैं इस रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। उस ऑर्गन्स को हम लोग कहते हैं लंग्स, ओके। और हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस है, लंग्स के अंदर एक अच्छा रेस्पिरेटरी सरफेस है जिनके पास ये सभी फीचर्स मौजूद हैं, और उस रेस्पिरेटरी सरफेस को हम लोग कहते हैं एल्वेलाई। एंड इन केस ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसको एक खास नाम दिया जाता है, दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो लंग्स की जब बात होती है तो उससे एक वर्ड जुड़ा हुआ है, दैट इज पल्मोनरी, ओके। सो हेयर इन ह्यूमन द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज लंग्स। जो हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो लंग्स है, और इस लंग्स के साथ और डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उन सभी को मिलाकर कलेक्टिवली हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, ओके। मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इंक्लूडिंग अदर ऑर्गन्स इज कॉल्ड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड रेस्पिरेटरी सरफेस इज कॉल्ड एल्वेलाई। और जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसे हम लोग ह्यूमन के केस में क्या बोलते हैं, एल्वेलाई बोलते हैं। और इस एल्वेलाई में वो सारे फीचर्स हैं जो इफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस करा सके, यानी ये सभी फीचर्स उस एल्वेलाई में प्रेजेंट है। एंड रेस्पिरेशन बाय लंग इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और लंग्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन के केस में, ऐसे रेस्पिरेशन के लिए नाम रखा गया है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ओके। आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। आपको यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया होगा हर एक चीज़। चलिए अब हम आगे चलेंगे और एनाटॉमी को विस्तार में देखेंगे। नाउ द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड अनदर इज रेस्पिरेटरी मेन ऑर्गन। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी मेन ऑर्गन के बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो ये हमारे नोज से शुरू हो जाता है, हमारे नाक से, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद ये एंटर कर जाता है फेरेंक्स में, फेरेंक्स के बाद ये लैरिंक्स में, लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकी में, ओके। एंड ब्रोंकी के बाद फाइनली ब्रोंक्यूल्स में, एंड ब्रोंक्यूल्स के बाद फाइनली एल्वियोलस में, ओके। एंड मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज लंग्स। हेयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और इनके बारे में जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हम जान सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पर नेजल कैविटी, ठीक है, हमारा ये नोज़ है। इस नोज़ में हमारा जो ये होल है, शुरू में जो ये हमारा होल है जो आप यहाँ से देख पा रहे हैं, ये जो होल है, ये जो होल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग नॉस्ट्रिल बोलते हैं। तो इस नॉस्ट्रिल से क्या होता है, एक पीछे की ओर एक लंबा सा कैविटी गया होता है, ठीक है, एक ट्यूब गया होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग नेजल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर जो है एक कैविटी बनता है और इस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी बोलते हैं, ओके। दिट इज़ नेजल कैविटी। और ये हमारा माउथ है, और माउथ के अंदर ये जो कैविटी बनता है ये क्या है, हमारा बकल कैविटी है, जो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े हुए हैं, ठीक है। नोज़ जो हमारा ये नोज़ है
नोज जो है उसका ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके ओपनिंग को हम लोग नॉस्ट्रिल बोलते हैं। इस नॉस्ट्रिल के अंदर जो कैविटी बन रहा है इसको हम लोग नेजल कैविटी बोलते हैं। ओके, और यहाँ पर बीच में एक सेप्टम होता है, ठीक है, बोन्स का बना हुआ एक चैम्बर होता है जो इसको डिवाइड करता है, नेजल कैविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। और ये बकल कैविटी है, ये माउथ है जिसके ओपनिंग को क्या बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं। ओके, अब ये नेजल कैविटी और ये बकल कैविटी, नेजल कैविटी का यूज है, नाक का क्या यूज है, ऑक्सीजन अंदर लेना, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, मतलब कि एयर को अंदर लेना, ठीक है। तो ये पैसेज फॉर एयर, नेजल कैविटी इज पैसेज फॉर एयर एंड बकल कैविटी इज पैसेज फॉर फूड। ओके, बकल कैविटी से फूड पास कराते हैं, नेजल कैविटी से एयर पास कराते हैं। और पीछे जाकर यहाँ पर एक कॉमन चैम्बर बनता है, एक रास्ता बनता है, एक पाथवे बनता है जहाँ पर फूड और एयर दोनों मिक्स करते हैं। इस कॉमन चैम्बर को क्या बोलते हैं हम लोग, फैरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। फैरिंग्स में भी 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से वो होते हैं, वो होते हैं ओरोफैरिंग्स, वो होते हैं लैरिंगोफैरिंग्स, और वो होते हैं कौन से, ये ओरोफैरिंग्स, लैरिंगोफैरिंग्स एंड नेजोफैरिंग्स, 3 पार्ट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप पार्ट्स देख रहे हैं ये मेनली किसकी बात हो रही है, ओरोफैरिंग्स की, ठीक है, ओरोफैरिंग्स की। तो ओरोफैरिंग्स जो है ये कॉमन पाथवे है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी, ठीक है। अब इस ओरोफैरिंग्स के पास एक स्ट्रक्चर, बेल शेपेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग यूब्यूला कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आप लोगों को बताया गया था। ये यूब्यूला क्या करता है कि फूड को, जो फूड हम लोग इधर से ले रहे हैं, जिस समय हम लोग फूड क्या करते हैं अंदर लेते हैं माउथ के, या हम अपने ओएसोफेगस में डालते हैं फूड को, तो उस टाइम में हमारा ये नेजल कैविटी जो है ये बंद हो जाता है इस यूब्यूला के थ्रू, ताकि ये फूड जो है ये इस नेजल कैविटी में नहीं जा सके। अगर ऐसा होता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और यदि हम खाना नहीं खा रहे होते, हम सिर्फ सांस ले रहे होते हैं, तो उस केस में ये जो यूब्यूला है वो नीचे की तरफ रहता है, ठीक है, ताकि आसानी से ऑक्सीजन जो है वो इधर से पास कर जाए और ओरोफैरिंग्स की तरफ चला जाए, ठीक है। तो इस यूब्यूला का फंक्शन क्या है, जो यहाँ पर है इस सेंटर पर, यानी कि इस पॉइंट पर है, फैरिंग्स के स्टार्टिंग पॉइंट पर ये जो यूब्यूला है इसका फंक्शन है कि फूड को नेजल कैविटी में जाने से रोकना, ठीक है, और एयर को जो है डायरेक्टली पास करने देना, यानी कि आगे जाने देना उसको। ओके, तो यहाँ पर नेजल कैविटी के बारे में हम लोगों ने जाना, हम लोगों ने फैरिंग्स के बारे में भी जाना। फैरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। अब यहाँ से ये फैरिंग्स, अब यहाँ से यहाँ एयर आ गया, अब ये एयर क्या होगा, यहाँ से आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के कहाँ जाएगा, तो इस लैरिंग्स में जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। यही हमारा क्या है, लैरिंग्स है, ठीक है। ओके, अब देखिए कि ये जो लैरिंग्स है इसी के बगल में यहाँ पर ओएसोफेगस है, इसी के बगल में यहाँ पर फूड पाइप है। ओके, इस लैरिंग्स के बगल में यहाँ पर क्या है, फूड पाइप है, ठीक है। और इसका भी एक ओपनिंग होता है। अगर हम फूड खा रहे होते हैं तो वो इसके थ्रू क्या होगा, इस बकल कैविटी के थ्रू डायरेक्ट इस ओएसोफेगस में आएगा। और यदि हम सांस ले रहे होते हैं, एयर अंदर ले रहे होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जब हम फूड खाएंगे उस केस में ये जो लैरिंग्स है इसका जो ओपनिंग है, इसके ओपनिंग को कहते हैं ग्लोटिस, ठीक है। इस लैरिंग्स के ओपनिंग को ग्लोटिस कहा जाता है। तो जिस टाइम हम फूड लेते हैं उस टाइम ये ग्लोटिस यानी ये ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स जो है ये ढका होता है एक कार्टिलेजियस मेम्ब्रेन से, जिसको हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। ताकि जब हम फूड ले तो वो फूड गलती से हमारे इस ट्रैकिया में, इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर नहीं जा पाए, तो उसको रोकने के लिए इस ग्लोटिस को बंद रखा जाता है एपिग्लोटिस से। ओके, और जब हम सांस लेंगे, जब हम भोजन नहीं कर रहे होते हैं, तो उस टाइम इस नेजल कैविटी से एयर पास करते हुए वो इस लैरिंग्स के अंदर आ जाएगा, क्योंकि उस टाइम में एपिग्लोटिस जो है वो ऊपर रहेगा और ये जो ग्लोटिस है वो खुला रहेगा, ठीक है। एंट्री जो है वो खुली रहेगी। ओके, तो एपिग्लोटिस का क्या रोल है, एपिग्लोटिस का रोल है कि फूड को इस लैरिंग्स के अंदर जाने से रोकना। तो जब हम खाना खा रहे होंगे उस समय ये ढका हुआ रहेगा, यानी ग्लोटिस बंद रहेगा एपिग्लोटिस के थ्रू, और जब हम सांस ले रहे होंगे, जब हम खाना नहीं खा रहे होंगे उस टाइम ये क्या होगा, खुला हुआ रहेगा, ये ग्लोटिस जो है वो खुला हुआ रहेगा, ठीक है। तो एयर जो है वो इस लैरिंग्स में आ जाएगा। अब लैरिंग्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो लैरिंग्स का ये आगे वाला जो पार्ट है ये उभरा हुआ पार्ट होता है, जिसको हम लोग एडम्स ओपल बोलते हैं, ठीक है। एडल्ट के केस में ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता है, ये यहाँ पर निकला हुआ होता है जिसको एडम्स ओपल बोलते हैं, ठीक है। लैरिंग्स में जैसे ही यहाँ पर एयर पहुँचता है तो यहाँ पर क्या होता है कि वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसको हम लोग वॉइस बॉक्स ऑफ मैमल भी कहते हैं,
ठीक है। तो लैरिंग्स के बारे में हमने बात कर लिया। अब इस लैरिंग्स से ही यहाँ से एक ट्यूब निकलता है, एक पाइप निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। ये क्या चीज़ है, हमारा ट्रैकिया, ठीक है। दिस इज़ आवर ट्रैकिया। समझ में आ रहा है। अब देखिए ट्रैकिया के बारे में क्या चीज़ है कि ट्रैकिया जो है ये एक वाइंड पाइप भी इसको कह सकते हैं, जैसे इसको हम फूड पाइप कहते हैं, उसी तरह इस ट्रैकिया को हम लोग वाइंड पाइप भी कह सकते हैं। ये एक लंबा पाइप होता है जो लगभग 11 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है वो होती है कितनी, तो 11 सेंटीमीटर की, और इसकी जो विड्थ होती है यानी इसकी जो चौड़ाई होती है वो होता है लगभग आपका 2.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो एयर जो है वो इस ट्रैकिया में अब आएगा। इस लैरिंग्स से एयर कहाँ जाएगा, इस ट्रैकिया में जाएगा। ये जो ट्रैकिया है ये सिंगल है, ठीक है। ये सिंगल एक ट्यूब है जिसको हम लोग ट्रैकिया बोल रहे हैं। और ये ट्रैकिया, इस ट्रैकिया के अंदर कार्टिलेजियस सी शेपेड, ठीक है, इनकम्प्लीट रिंग, सी शेपेड इनकम्प्लीट रिंग इज प्रेजेंट इनसाइड द ट्रैकिया। इस ट्रैकिया के अंदर सी शेप का कार्टिलेजियस रिंग प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस रिंग को, ये जो रिंग बन रहा है इस रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सी शेपेड कार्टिलेजस, ठीक है। ये रिंग प्रेजेंट होता है। इस रिंग का क्या काम है, इस रिंग का काम है कि जैसे ही इसके अंदर एयर आए तो ये कोलैप्स नहीं हो, ये दब ना जाए। तो इसको दबने से रोकने के लिए यहाँ पर ये कार्टिलेजियस सी शेपेड इनकम्प्लीट रिंग प्रेजेंट होता है, ओके। तो ये हो गया ट्रैकिया के बारे में। ट्रैकिया सीधा क्या है, ये वाइंड पाइप है। जो ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं या जो एयर हम लोग ले रहे हैं वो क्या हो रहा है, इस लैरिंग्स से वो कहाँ आ गया, इस ट्रैकिया के अंदर आ गया, ठीक है। तो एयर नेजल कैविटी से कहाँ आ गया, नेजल कैविटी से फैरिंग्स में आ गया, फैरिंग्स से ये कहाँ आ गया, तो इस लैरिंग्स में आ गया। अब लैरिंग्स से ये कहाँ आ गया, तो इस ट्रैकिया में आ गया। अब ये जो ट्रैकिया है ये आगे जाकर डिवाइड कर जाता है, ठीक है। लेफ्ट और राइट ट्रैकिया में ये डिवाइड कर जाता है। तो ये जो डिवाइडिंग पार्ट है ट्रैकिया का, इसको हम लोग ट्रैकिया नहीं बोलते, इसको हम लोग ब्रोंकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकी। तो ये ट्रैकिया का ये पार्ट जो राइट की तरफ आया तो उसको हम लोग राइट ब्रोंकी बोलते हैं, और जो लेफ्ट की तरफ गया उसको हम लोग लेफ्ट ब्रोंकी बोलते हैं, या इसको हम लोग ब्रोंकस भी बोलते हैं, ब्रोंकी या ब्रोंकस। तो ये राइट ब्रोंकी हो गया और ये क्या हो गया, लेफ्ट ब्रोंकस हो गया। राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस। और इसको हम लोग प्राइमरी भी बोल सकते हैं। प्राइमरी इसलिए क्योंकि यहाँ से शुरुआत हुआ है ब्रोंकस का, ठीक है। ये फर्दर जो ब्रोंकस है ये फर्दर क्या होगा कि आगे फिर से डिवाइड होगा। ये आगे क्या होता है कि फिर से डिवाइड होता है, क्लियर है। ये आगे फिर से डिवाइड होगा तो ये सेकेंडरी ब्रोंकस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी ब्रोंकस, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्रोंक्यूल्स। सेकेंडरी ब्रोंकस को ही हम लोग ब्रोंक्यूल्स का नाम रख देते हैं, ठीक है। आगे जाके ये फिर से क्या होगा कि डिवाइड हो जाएगा, फिर से डिवाइड होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी ब्रोंकस, ठीक है, टर्शियरी ब्रोंकस। तो प्राइमरी, ये प्राइमरी है, उसके बाद ये फिर से डिवाइड करेगा तो सेकेंडरी ब्रोंकस, और फिर से डिवाइड करेगा तो टर्शियरी ब्रोंकस। इसके लिए हम लोग ब्रोंक्यूल्स नाम रख देते हैं, ठीक है। ब्रोंकस के बाद जो डिवीजन हो रहा है उसके लिए हम लोग ब्रोंक्यूल्स नाम रख देते हैं। और फाइनली जब ये डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, फाइनली जब ये डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है, एक स्वेल पार्ट होता है, एक फूला हुआ भाग होता है जिसको हम लोग एल्वियोलस बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्वियोलस, ठीक है। तो टर्शियरी ब्रोंकस यानी एंड ऑफ दिस ब्रोंकी या ब्रोंकस, उसके एंड पर स्वेलन पार्ट होता है। इस स्वेलन पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोलस कहते हैं, ओके, डन है। चलिए आगे की बात करें हम लोग। तो अब यहाँ से देखिए कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। एक बार फिर से जल्दी से मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये नेजल कैविटी है, यहाँ पर ये बकल कैविटी है। नेजल कैविटी से एयर पास करता है, बकल कैविटी से फूड पास करता है। ये दोनों ही जाकर यहाँ पर एक कॉमन रास्ता बनाता है, नेजल कैविटी और बकल कैविटी। इस कॉमन पैसेज को फैरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। इस यहाँ से एयर भी पास करता है, यहाँ से फूड भी पास करता है, लेकिन दोनों एक साथ पास नहीं करता है। अगर फूड पास कर रहा होगा तो ये जो एंट्री है नेजल कैविटी, ये बंद हो जाएगा बाय उब्यूला, ठीक है। और जब एयर पास कर रहा होगा तो ये जो है उस समय बकल कैविटी बंद हो जाएगा बाय उब्यूला। तो उब्यूला का यहाँ पर ये रोल है। तो यहाँ से जैसे ही ऑक्सीजन या जो हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी गैस यहाँ पर पास करा, यहाँ से नीचे आया, नीचे उतरा, तो ये कहाँ पर एंटर कर गया, ये आ गया आपके लैरिंग्स में, ठीक है। ये जो लैरिंग्स है इसका जो ओपनिंग है, इसके ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं। ये जो ओपनिंग है, जो ग्लोटिस है, ये बंद रहता है किसके द्वारा, ईपीग्लोटिस के द्वारा। कब बंद रहता है, जिस समय हम फूड ले रहे होते हैं। अगर ये खुला रहा तो फूड का चांस बनता है कि वो इसके अंदर आ जाए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आ जाए, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर हम फूड नहीं ले रहे होते हैं उस केस में ये ग्लोटिस जो है, ये ओपनिंग जो है वो खुला रहता है।
ठीक है। ये एपिग्लोटिस जो है वो ऊपर रहता है, यानी कि यहाँ का जो ओपनिंग है ग्लोटिस वो खुला रहता है ताकि एयर यहाँ इसके अंदर आ सके। अब जैसे ही एयर इसके अंदर आता है तो यहाँ पर एक वाइब्रेशन होता है जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इसको हम लोग वॉइस बॉक्स ऑफ मैमल भी कहते हैं। मैच्योर्ड मैमल में या एडल्ट मैमल में ये जो उसका आगे का पार्ट है, ठीक है, जो आगे का पार्ट है यानी कि एंटीरियर पार्ट है लैरिंक्स का, वो कुछ ज़्यादा ही उभरा हुआ होता है, इसको हम लोग एडम्स एप्पल कहते हैं। ओके, अब लैरिंक्स से एक ट्यूब शुरू होता है यहाँ से, इस ट्यूब को हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर और विड्थ लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। इस ट्रैकिया के अंदर सी शेपेड इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग होते हैं, ठीक है, जो इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। फर्दर ये ट्रैकिया जो है ये डिवाइड कर जाते हैं राइट और लेफ्ट की तरफ, ठीक है, तो हम इसका नाम रख देते हैं राइट ब्रोंकी या राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकी और लेफ्ट ब्रोंकस। इसको हम लोग प्राइमरी भी बोल सकते हैं। क्यों प्राइमरी? क्योंकि आगे जाकर ये जो ट्रैकिया का पार्ट है, ठीक है, ये जो ब्रोंकी का पार्ट है ये आगे जाकर फिर डिवाइड करता है, फिर अगले ब्रांच में ये बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग सेकेंडरी क्या बोलेंगे, उसको हम लोग सेकेंडरी ब्रोंकस बोलेंगे। और फिर आगे जाके फिर एक बार वो ब्रांच कर जाएगा, फिर एक बार जो है वो ब्रांच कर जाएगा, तो उसको हम लोग टर्शियरी ब्रोंकस बोलेंगे। या उन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रोंक्यूल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ओके, ब्रोंकी के बाद क्या आता है, ब्रोंक्यूल्स आता है। ब्रोंक्यूल्स क्या है, तो ब्रोंक्यूल्स जो है वो एक डिवीज़न है, ठीक है, एक हम कह सकते हैं कि जो यहाँ से डिवीज़न हो रहा है वो सभी क्या है, ब्रोंक्यूल्स है। और फाइनली जहाँ पर टर्शियरी ब्रोंकस एंड होते हैं, उस एंड पार्ट पर एक फूला हुआ भाग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलस बोलते हैं। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं लंग्स की। तो लंग्स जो है, लंग्स का जो संख्या है वो कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। इसका जो लोकेशन होता है वो होता है थोरेसिक कैविटी में। ये लंग्स कहाँ पर मौजूद हैं, तो ये थोरेसिक कैविटी में मौजूद है। ओके, थोरेसिक कैविटी। सो व्हाट इज थोरेसिक कैविटी? थोरेसिक कैविटी हम किसे बोलते हैं, अस्टर्नम, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, अस्टर्नम बीचों बीच जो हड्डी होती है यहाँ पर रिब्स के बीचों बीच वो अस्टर्नम होती है, इसके पीछे वर्टिब्रल कॉलम होता है, और यहाँ से रिब्स निकले हुए हैं अस्टर्नम से, ये सब मिलकर एक कैविटी बनाते हैं। उस कैविटी को हम लोग थोरेसिक कैविटी कहते हैं। उसी थोरेसिक कैविटी में ये लंग्स मौजूद होते हैं। इसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। ये जो लंग्स होते हैं ये स्पॉन्जी होते हैं और हल्के होते हैं, ठीक है। जो लंग्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, ये स्पॉन्जी होते हैं, ये इलास्टिक होते हैं, लचीले होते हैं, और इनका नेचर सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट कहने का मतलब ये क्या होता है, मुलायम होता है, ठीक है। अब इसके नीचे यानी कि इसके फ्लोर पर क्या होता है, यहाँ पर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। डोम शेपेड, डोम शेपेड करने का मतलब इस तरह से घुमा हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। इस डायफ्राम पर ये टिका होता है हमारा लंग्स, ठीक है। तो ये इस डायफ्राम पर हमारा ये लंग्स टिका हुआ रहेगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो लंग्स जो है, अब ये जो लंग्स है ये 2 लेयर में होते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं लंग्स के 2 लेयर होते हैं। ओके, एक तो अंदर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल इनर मेम्ब्रेन, और बाहर वाले को हम लोग बोलते हैं प्लूरल आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इस इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस बनता है जिसको हम लोग प्लूरल कैविटी कहते हैं। इस प्लूरल कैविटी में एक खास तरह का फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम लोग प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल फ्लूइड जो है ये क्या करता है कि फ्रिक्शन से बचाता है, किसको, तो इस लंग्स को, है ना। इस लंग्स के दोनों लेयर आपस में फ्रिक्शन ना करे, क्योंकि इसका मूवमेंट होता है। लंग्स जो है वो मूव करता है, जब हम ऑक्सीजन अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो लंग्स में मूवमेंट होता है। लंग्स का साइज बड़ा और छोटा होता है। तो बड़ा और छोटा होने के कारण क्या होगा कि ये आउटर और इनर जो मेम्ब्रेन है वो आपस में घिसे नहीं, उसमें फ्रिक्शन नहीं हो, इसके कारण इस प्लूरल कैविटी में एक खास तरह का फ्लूइड होता है जिसको हम लोग प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 लंग्स है। ये हमारा क्या हो गया, राइट लंग, और ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट लंग। जो राइट लंग होता है वो लेफ्ट लंग से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने देखा था ये क्या चीज़ था हमारा, ये राइट ब्रोंकी, ये राइट ब्रोंकी या राइट ब्रोंकस, और ये हमारा लेफ्ट ब्रोंकस। ये राइट ब्रोंकस और ये हमारा लेफ्ट ब्रोंकस। ओके, तो ये राइट और लेफ्ट ब्रोंकस जो है ये कहाँ एंटर कर जाएंगे, तो ये हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर जाते हैं। कहाँ एंटर कर जाते हैं, ये हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर जाते हैं। प्राइमरी वाले ब्रोंकस जो है हमारे कहाँ एंटर कर जाते हैं, वो हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर जाते हैं। जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस था वो राइट लंग में, और जो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस था वो हमारे लेफ्ट लंग में एंटर कर जाएगा। अब यहाँ से इसके अंदर भी क्या होगा, ब्रांच होगा, ठीक है। अब यहाँ से इसके अंदर भी ब्रांच होगा इस तरह से।
तो यहाँ से क्या होगा, ये सेकेंडरी ब्रोंकस बनेगा या इसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोल सकते हैं। फिर से फर्दर इसमें क्या होगा, ब्रांच होगा। इस तरह से ये ब्रांचिंग जो है वो चलती रहेगी। ओके, इस तरह से ये ब्रांचिंग चलती रहेगी और फाइनली क्या होगा यहाँ पर कि टर्शियरी ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल्स जो है यहाँ पर एंड कर जाएगा टर्शियरी पार्ट में, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, और यहाँ पर ये जो एंड पार्ट है टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स या टर्शियरी ब्रोंकस जो है यहाँ पर जो फूला हुआ भाग होगा हर एक जगह, ठीक है, ये क्या है, एल्वोलाई है। और यही क्या है, रेस्पिरेटरी सरफेस है, एंड दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक इसी प्रकार हमारे लेफ्ट लंग में भी होगा। ठीक है, तो राइट लंग का साइज थोड़ा सा बड़ा है लेफ्ट लंग, ठीक है, और ये राइट और लेफ्ट जो हमारा क्या था, ब्रोंकी था, वो किस में एंटर करेगा, राइट और लेफ्ट लंग्स में, और वहाँ पर जाकर फर्दर इसका डिवीजन होगा। तो ये प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी ब्रोंकस में डिवाइड करेगा, और फाइनली टर्शियरी ब्रोंकी का जो एंड होगा वहाँ पर एक फूला हुआ स्वेलन पार्ट होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई बोलेंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम बात करें लेफ्ट ब्रोंकस की, तो इस लेफ्ट लंग्स की, तो इस लेफ्ट लंग्स के नीचे यहाँ पर एक मुड़ा हुआ भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक नोच। इसको क्या बोला जाता है, कार्डियक नोच बोला जाता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, तो लेफ्ट लंग्स के नीचे वाले एरिया में। इस कार्डियक नोच में क्या प्रेजेंट होता है, तो यहाँ हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ हमारा क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट, यानी कि जिसे हम लोग दिल बोलते हैं, तो वो हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होता है इस कार्डियक नोच में। लेफ्ट लंग के नीचे ये जो स्पेस बन रहा है यहाँ पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, आई थिंक कि पूरा का पूरा आपका जो एनाटॉमी वाला पार्ट था ये हमने कंप्लीट करा दिया, जिसको हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और जिसको हमने रेस्पिरेटरी मेन ऑर्गन में बांटा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जितने भी पार्ट्स थे उसको मैंने आपको यहाँ समझाया, और उसके बाद रेस्पिरेटरी मेन ऑर्गन लंग्स के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है प्रोसेस देखेंगे। प्रोसेस किस चीज़ का, रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देखेंगे, और ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरह से होता है उसको भी देखेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।